मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में, जहां गंगा नदी अपने शांत जल से धरती को सींचती थी और जहां चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज शासन करते थे, वहां एक बेस्या रहती थी जिसका नाम था अंबालिका। अंबालिका अपनी सुंदरता, अपनी नृत्य कला और अपनी मधुर गायन शैली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं, उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल, और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी झरने का मधुर संगीत। लेकिन इन सबसे बढ़कर उसकी बुद्धि और ज्ञान उसे अन्य सामान्य बेस्याओं से कहीं ऊपर रखते थे। वो संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में निपुण थी और दर्शन शास्त्र, राजनीति और कला में उसकी गहरी समझ थी। पाटलिपुत्र के आलीशान महलों से लेकर धूल भरी गलियों तक हर कोई अंबालिका के नाम से परिचित था। धनी, व्यापारी, सामंत और यहाँ तक कि राज्य के कुछ उच्च अधिकारी भी उसके दरबार में अपनी शामें बिताने को उत्सुक रहते थे। उसका निवास, जिसे नृत्यशाला कहा जाता था, हमेशा फूलों की सुगंध और वीणा की धुन से भरा रहता था। लेकिन अंबालिका इन सब में भी अकेली थी। उसने अपने जीवन में प्रेम को कभी नहीं जाना था, केवल मोल भाव और प्रदर्शन। उसका दिल एक सुनहरे पिंजरे में बंद किसी पक्षी की तरह था, जो उड़ान भरने को तो आतुर था, पर जिसकी उड़ान पर हर तरफ सोने की सलाखें थीं। उसी राज्य में एक राजकुमार था जिसका नाम था प्रियदर्शी। प्रियदर्शी अपने पिता महाराज विक्रमजीत के इकलौते पुत्र थे। वे एक वीर योद्धा, एक कुशल प्रशासक और एक दयालु हृदय के स्वामी थे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कोई भी उनसे मिले बिना, उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। प्रियदर्शी को शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और वे अपनी प्रजा के प्रति असीम प्रेम रखते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, एक ऐसी आत्मा की कमी जो उनकी बौद्धिक जिज्ञासाओं को समझ सके, और एक ऐसे प्रेम की कमी जो केवल सत्ता या सुंदरता से परे हो। उनके पिता चाहते थे कि वे जल्द ही विवाह करें और अपने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन प्रियदर्शी ने अभी तक किसी राजकुमारी में वो गुणवत्ता नहीं पाई थी जो उनके हृदय को छू सके। प्रेम की पहली झलक एक शाम राज्य के एक महत्वपूर्ण उत्सव के दौरान, जहां पूरा शहर रोशनी और उल्लास से जगमगा रहा था। प्रियदर्शी अपने मित्र और सेनापति वीरसेन के साथ गुप्त रूप से अंबालिका की नृत्यशाला के पास से गुजर रहे थे। वीरसेन ने सुना था कि अंबालिका उस रात एक विशेष प्रदर्शन कर रही थी। प्रियदर्शी, जो ऐसे मनोरंजन से दूर रहते थे, पहले तो हिचकिचाए, लेकिन वीरसेन के आग्रह पर वे रुक गए। उन्होंने पर्दे के पीछे से झांका। अंबालिका मंच पर थी। उसके शरीर का हर अंग संगीत के साथ तालमेल बिठा रहा था। उसके हाथों की मुद्राएं, उसकी आंखों के हाव भाव, सब कुछ इतना सजीव था कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। उसने एक प्रेम गीत गाना शुरू किया जिसकी हर पंक्ति में एक गहरा दर्द और एक अनकही इच्छा छिपी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो सीधे दिल में उतर जाता था। प्रियदर्शी ने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। वे केवल एक नर्तकी को देखने आए थे, लेकिन उन्हें वहां एक ऐसी कलाकार मिली जिसने उनकी आत्मा को छू लिया। उस रात के बाद प्रियदर्शी के मन में अंबालिका की छवि बस गई। वे अक्सर वेश बदलकर उसकी नृत्यशाला के पास से गुजरते, केवल उसकी आवाज सुनने के लिए, उसकी हंसी सुनने के लिए। उन्हें महसूस हुआ कि अंबालिका केवल एक बेस्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसके अंदर ज्ञान, कला और भावनाओं का अथाह सागर था। वे उसे करीब से जानना चाहते थे, उसके विचारों को समझना चाहते थे। आत्माओं का मिलन। एक दिन प्रियदर्शी ने फैसला किया कि वे अंबालिका से मिलेंगे। उन्होंने एक धनी व्यापारी का वेश धारण किया और नृत्यशाला में प्रवेश किया। अंबालिका ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसकी तीव्र बुद्धि ने उसे बता दिया था कि ये कोई साधारण व्यापारी नहीं है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसके व्यवहार में एक राजसी गरिमा। अंबालिका ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने सबसे शानदार आसन पर बैठाया। प्रियदर्शी ने उससे कला, साहित्य और जीवन के दर्शन पर बात की। अंबालिका ने भी उतनी ही गंभीरता और ज्ञान के साथ उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। उनकी बातचीत घंटों तक चली और वे दोनों एक दूसरे के विचारों से चकित थे। प्रियदर्शी ने पाया कि अंबालिका केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और समझदार भी थी। अंबालिका ने भी पाया कि यह व्यक्ति केवल राजकुमार नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कला और ज्ञान को सच्चा सम्मान देता था। उनकी मुलाकातें नियमित हो गईं। प्रियदर्शी अक्सर वेश बदलकर आते और वे दोनों घंटों तक गहन विषयों पर चर्चा करते। उन्होंने कभी भी उनके रिश्ते में कोई शारीरिक संबंध नहीं बनने दिया, क्योंकि उनका संबंध केवल आत्मिक था। वे दोनों एक दूसरे की कंपनी में शांति और संतोष पाते थे। प्रियदर्शी ने अंबालिका को अपनी कविताओं और अपने विचारों को व्यक्त करना सिखाया और अंबालिका ने उन्हें कला की गहराई और भावनाओं की सूक्ष्मता सिखाई। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा, अनकहा प्रेम पनपने लगा। ये प्रेम समाज की सीमाओं, राजशाही के नियमों और बेस्या के पेशे की बेड़ियों से परे था। ये दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे में अपने खोए हुए हिस्से को पा रही थीं। अंबालिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे जीवन में ऐसा प्यार मिल सकता है, और प्रियदर्शी को भी कभी नहीं लगा था कि एक बेस्या में उन्हें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी उन्होंने हमेशा तलाश की थी। विरोध और त्याग। लेकिन उनके प्रेम की कहानी एक रहस्य नहीं रह सकती थी। महल के गुप्तचरों ने महाराज विक्रमजीत को इसकी सूचना दे दी। महाराज क्रोधित हो उठे। एक राजकुमार का एक बेस्या से संबंध, ये तो राजशाही की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा था।
उन्होंने प्रियदर्शी को तुरंत महल में बुलाया और उनसे अपने इस संबंध को समाप्त करने का आदेश दिया। प्रियदर्शी, महाराज ने गरजते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक बेस्या के प्रेम में पड़ गए हो? क्या तुम्हें अपनी राजशाही, अपने परिवार की प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं है? तुम्हें एक राजकुमारी से विवाह करना है जो तुम्हारे राज्य के लिए सम्मान लाए। प्रियदर्शी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, अंबालिका कोई साधारण बेस्या नहीं है। वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है और उसका हृदय शुद्ध है। मुझे उसमें वो सब मिला है जो मैंने कभी किसी और में नहीं पाया। मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। महाराज और भी क्रोधित हुए। उन्होंने प्रियदर्शी को कारागार में डालने की धमकी दी और अंबालिका को राज्य से निष्कासित करने का आदेश दिया। अंबालिका को जब यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो जानती थी कि यह होना ही था। एक बेस्या और एक राजकुमार का प्रेम कभी सफल नहीं हो सकता था। वो प्रियदर्शी को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उसने महल के गुप्तचरों को संदेश भेजा कि वो स्वेच्छा से राज्य छोड़ देगी, बशर्ते प्रियदर्शी को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। जब प्रियदर्शी को अंबालिका के इस फैसले के बारे में पता चला तो वे व्याकुल हो उठे। वे उसे जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता के सामने जिद की, उनके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन महाराज टस से मस नहीं हुए। उन्होंने प्रियदर्शी को महल में ही नजरबंद कर दिया ताकि वे अंबालिका से मिल न सकें। अंबालिका ने चुपचाप अपनी सभी संपत्ति दान कर दी और अपनी सबसे पुरानी सेविका के साथ पाटलिपुत्र छोड़ दिया। वो गंगा नदी के किनारे किनारे चलती रही, अपने साथ केवल अपनी वीणा और प्रियदर्शी की यादें लेकर। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसने पहली बार सच्चा प्रेम जाना है। प्रेम की जीत और सामाजिक परिवर्तन। प्रियदर्शी महल में कैद अंबालिका की अनुपस्थिति में तड़प रहे थे। उन्हें लगा कि उनके जीवन से सारा रंग फीका पड़ गया है। वे भोजन पानी छोड़कर उदास रहने लगे। उनकी सेहत बिगड़ने लगी। महाराज विक्रमजीत अपने पुत्र की ये दशा देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने कई चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन प्रियदर्शी का मन शांत नहीं हो रहा था। एक दिन राज्य के सबसे बुद्धिमान ऋषि वेदव्यास महल में आए। उन्होंने प्रियदर्शी की दशा देखी और महाराज से बात की। ऋषि ने कहा, महाराज, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसे दबाया नहीं जा सकता। राजकुमार का प्रेम सच्चा है और अंबालिका एक असाधारण महिला है। आपने भले ही उसे राज्य से निकाल दिया हो, लेकिन आप उनके प्रेम को नहीं निकाल सकते। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र स्वस्थ हो और अपने राज्य की जिम्मेदारियां संभालें, तो आपको उनके प्रेम का सम्मान करना होगा। महाराज विक्रमजीत ने ऋषि की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने पहली बार गंभीरता से सोचा कि क्या वे गलत थे। क्या एक बेस्या वास्तव में इतनी बुरी हो सकती है? उन्होंने अंबालिका के बारे में जो सुना था वह उसके व्यवहार और उसकी बुद्धि के बारे में था। उन्होंने अपने गुप्तचरों से अंबालिका के बारे में और जानकारी मंगवाई। गुप्तचरों ने बताया कि अंबालिका ने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया था और वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती थी। महाराज ने फैसला किया कि वे अंबालिका को वापस बुलाएंगे। उन्होंने अपने सबसे तेज घोड़ों और सैनिकों को अंबालिका की तलाश में भेजा। कई दिनों की तलाश के बाद सैनिकों ने अंबालिका को एक छोटे से गांव में पाया, जहां वो बच्चों को संगीत और नृत्य सिखा रही थी। वो अपनी पहचान छुपाकर एक सामान्य जीवन जी रही थी। जब अंबालिका को महाराज का संदेश मिला तो वो हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि महाराज ने अपना मन बदल लिया है। वो प्रियदर्शी को देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसे डर भी था कि ये एक और चाल हो सकती है। उसने सैनिकों के साथ वापस पाटलिपुत्र जाने का फैसला किया। जब अंबालिका महल पहुंची तो प्रियदर्शी उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। वे दौड़कर उसके पास गए और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। महाराज विक्रमजीत भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अंबालिका को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम को महसूस किया। उन्होंने पहली बार देखा कि अंबालिका केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण और आत्मविश्वासी भी थी। महाराज ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे अंबालिका को राजकुमार प्रियदर्शी की पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अंबालिका को अब राजमाता अंबालिका के नाम से जाना जाएगा और वो राज्य के सांस्कृतिक विकास की देखरेख करेगी। राजकुमार प्रियदर्शी और अंबालिका का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। यह विवाह मगध के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना बन गया, जहां समाज की सभी बेड़ियों को तोड़कर प्रेम की जीत हुई। अंबालिका ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने कला और शिक्षा को बढ़ावा दिया और अपनी दयालुता से प्रजा का दिल जीत लिया। प्रियदर्शी और अंबालिका ने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। उनके प्रेम ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक बंधन या पद से ऊपर होता है। अंबालिका ने अपनी पहचान बदलकर एक राजमाता के रूप में सम्मान पाया और प्रियदर्शी ने एक ऐसी पत्नी पाई जो उनकी बौद्धिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करती थी। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, त्याग और सामाजिक परिवर्तन की गाथा थी। एक नई विरासत। समय बीतता गया और प्रियदर्शी ने महाराज विक्रमजीत के बाद मगध का सिंहासन संभाला। उन्होंने अंबालिका को अपनी सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया। अंबालिका ने राज्य के प्रशासन में भी सक्रिय भूमिका निभाई, विशेषकर शिक्षा और कला के क्षेत्र में।
उन्होंने कई विद्यालयों और कला अकादमियों की स्थापना की जहां सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर मिलते थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समाज के सबसे वंचित वर्गों को भी शिक्षा और सांस्कृतिक विकास का लाभ मिले। अम्बालिका की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने उसे प्रजा के बीच अत्यंत प्रिय बना दिया। लोग उसे केवल राजमाता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और एक संरक्षक के रूप में देखते थे। उसने दरबार में भी एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया जहां योग्यता को जन्म और पद से अधिक महत्व दिया जाता था। उसके प्रभाव से राज्य में सामाजिक सुधार हुए और स्त्रियों को भी पहले से अधिक सम्मान और अवसर मिलने लगे। प्रियदर्शी और अम्बालिका का वैवाहिक जीवन प्रेम और सम्मान से भरा था। उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने रहे। उनके कई बच्चे हुए जिन्होंने अपने माता पिता के गुणों को विरासत में पाया। उनके बच्चे भी ज्ञानी, दयालु और न्यायप्रिय बने। अम्बालिका ने अपनी वीणा और संगीत को कभी नहीं छोड़ा। वो अक्सर शाम को अपने महल में संगीत सभाएं आयोजित करती थीं जहां राज्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इन सभाओं में प्रियदर्शी भी उपस्थित रहते थे और वे अपनी पत्नी के संगीत में खो जाते थे। ये उनके प्रेम का एक और आयाम था जहां वे कला के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते थे। जब प्रियदर्शी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो अम्बालिका ने उनका पूरा ध्यान रखा। वो उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा और उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनी रही। जब प्रियदर्शी का निधन हुआ तो अम्बालिका ने राज्य की बागडोर अपने सबसे बड़े पुत्र को सौंप दी और खुद अपना समय आध्यात्मिक साधना और समाज सेवा में लगाने लगी। अम्बालिका ने अपने जीवन में एक लंबा सफर तय किया था, एक बेस्या से राजमाता तक। उसने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और ये साबित कर दिया कि प्रेम और योग्यता किसी भी पहचान से परे होते हैं। उसकी कहानी मगध के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई एक ऐसी कहानी जो प्रेम, साहस और सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक बनी। उसकी मृत्यु के बाद भी अम्बालिका का नाम सदियों तक अमर रहा। कवियों ने उसके सम्मान में गीत लिखे, कलाकारों ने उसकी तस्वीरें बनाई और इतिहासकारों ने उसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का उल्लेख किया। वो केवल एक बेस्या नहीं थी बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और मानवीय गरिमा किसी भी सामाजिक बेड़ी को तोड़ सकते हैं, और ये कि स्त्री की पहचान उसके पेशे या जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र, ज्ञान और हृदय की शुद्धता से होती है। प्रियदर्शी और अम्बालिका की कहानी एक आदर्श बन गई, एक ऐसी कहानी जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो सामाजिक सीमाओं को तोड़कर अपने सपनों को जीना चाहता है और जो यह विश्वास करता है कि प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी विरासत ने मगध को एक ऐसा राज्य बनाया जहां कला, ज्ञान और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया और जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिला। यह कहानी केवल दो प्रेमियों की नहीं थी बल्कि ये एक ऐसे युग की कहानी थी जहां समाज में एक बड़ा बदलाव आया और जहां एक बेस्या ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम से एक पूरे राज्य के दृष्टिकोण को बदल दिया।